कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट परीक्षा जून 2020 का राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले 2006 से लेकर 2019 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन राजनीति विज्ञान से संबंधित, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारत में महिला आंदोलन के संबंध में सही है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट महिलाओं के वोट के अधिकार का मुद्दा उठाया था और तिलक ने गणेश उत्सव का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलनों में महिलाओं को सम्मिलित करना था। ये दोनों सी और डी राइट हो जाएंगे। इसमें आर्य समाज महिला मुद्दों के बारे में निरपेक्ष था, ये रॉन्ग हो जाएगा। और वहीं बात करें अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1924 में हुई थी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आप इसे रीड कर सकते हैं। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था जिसकी शुरुआत स्वामी दयानंद सरस्वती ने द्वारा 1875 में बंबई में की गई थी। वहीं बात करें अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना जो है मार्गरेट कजिन्स के प्रयासों से 1927 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वितरणात्मक न्याय के लिए भाग्य के सभी पहलू नैसर्गिक योग्यता सहित अप्रासंगिक हैं। यह कथन किस अवधारणा को इंगित करता है? तो ये भाग्य समतावाद की बात करता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करें। राष्ट्रपति और कार्यकाल से संबंधित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। आप देख सकते हैं संकल दयाल शर्मा जो है कार्यकाल जो था उनका 1992 से 97 के बीच था, और आर वेंकट रमन का 1987 से 92 के बीच। प्रतिभा पाटिल की बात करें 2007 से 12 और प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, शासन के वर्गीकरण की यूनानी पद्धति के अनुसार अनेकों द्वारा शासन के विकृत रूप को जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी भीड़ का शासन, यानी सी अराजक लोकतंत्र को विकृत रूप माना जाता है। सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। शासकों को वर्गीकरण की यूनानी पद्धति के अनुसार अनेकों द्वारा शासन के विकृत रूप को अराजक लोकतंत्र भीड़ का शासन के रूप में जाना जाता है। शासन का यह वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा व्यक्त किया गया था, क्योंकि अरस्तु के द्वारा लोकतंत्र को जो है भीड़ का शासन या फिर अराजक लोकतंत्र कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जियाउद्दीन बर्नी की फतवा ए जहांगीरी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी केवल ए धार्मिक पुण्य और प्रजा की कृतज्ञता अर्जित करने हेतु मुस्लिम शासकों के लिए परामर्श से संबंधित फतवा ए जहांगीरी थी। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी के सिंडिकेट समूह का सदस्य नहीं था? तो इसमें वाई बी चौहान जो है ये डी इसमें रॉन्ग हो जाएंगे। बाकी एम.एन. निजलिंगप्पा, मोरारजी देसाई और के कामराज ये तीनों सिंडिकेट के समूह के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासन की धारणा से संबंधित नहीं है, संबंधित है पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और बी प्रतिस्पर्धात्मक लोकतंत्र और सहभागी लोकतंत्र दोनों क्या हैं, शासन की धारणा से संबंधित हैं। आप इसे देख सकते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र शासन की धारणा से संबंधित हैं, जबकि लोकतांत्रिक शासन और परिवर्तनोन्मुखी लोकतंत्र शासन के प्रशासन से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से लोक नीति का क्रमिक वृद्धि प्रतिरूप किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो गया चार्ल्स ई लिंडबॉम के द्वारा किया गया था। आप इसे देख सकते हैं। लोक नीति का क्रमिक वृद्धि प्रतिरूप जो है चार्ल्स ई लिंडबॉम के द्वारा दिया गया था। लिंडबॉम जो है लोक नीति को क्रमिक चरणों का परिणाम मानते थे, न कि क्रांतिकारी कदमों का। इस सिद्धांत को मॉडल थ्रो या बेबी स्टेप थ्योरी भी कहा जाता है, जिसका अध्ययन जो है लिंडबॉम के द्वारा औद्योगिक जगत में व्यापारिक संघ, मजदूर संघ व कल्याणकारी नीतियों के दृष्टिगत किया गया। उनके ये विचार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू नामक जर्नल के 2 लेखों में द साइंस ऑफ मूविंग थ्रो 1959 तथा स्टील मडिंग नॉट येट थ्रो 1979 में दिए गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न विचारकों में से कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे? तो महिला समानता में जो अरस्तु और हीगल, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे अरस्तु और हीगल। अरस्तु और हीगल महिला समानता में विश्वास नहीं करते। अरस्तु जहां महिलाओं को राज्य का नागरिक ही नहीं मानते हैं, वहीं हीगल अरस्तु दोनों ही महिलाओं को पुरुषों से अद्वितीयक मानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? तो उस मैकियावेली के द्वारा जो सरकार का आदर्श रूप है वो गणतंत्र है, क्योंकि उस टाइम वहाँ पे गणतंत्र ही होता था, तो इसीलिए उन्होंने गणतंत्र को ही सरकार का आदर्श रूप माना था। द डिस्कोर्सेस में मैकियावेली द्वारा आदर्श राज्य के शासन के रूप में गणतंत्रीय व्यवस्था का समर्थन किया गया, परंतु उसने यह कहा कि उसी समाज में लागू हो सकता है जहाँ जनता सद्गुणी है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे,
द कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में जेएस मिल ने किसका विस्तार से वर्णन नहीं किया? तो नहीं किया पूछ रहा है, तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था की बात उनके द्वारा नहीं की गई थी। बाकी समानुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित आदर्श सरकार की बात जेएस मिल के द्वारा की गई थी। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी जेएस मिल के द्वारा की गई थी और स्वशासन की संस्थाओं की बात भी उनके द्वारा की गई थी। आप देख सकते हैं द कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 में जेएस मिल ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था का वर्णन नहीं किया, बल्कि अपनी अन्य पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 में राजनीतिक अर्थव्यवस्था का विचार दिया तथा राज्य के हस्तक्षेपवादी स्वरूप का विचार दिया तथा कल्याणकारी राज्य की नींव रखी जेएस मिल के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित संसदीय समितियों को उनके निर्माण के क्रम में व्यवस्थित लगाने की बात करा, इसे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है। लोक लेखा समिति 1921 में बनाई गई थी। इसमें 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। वहीं प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी की बात करें, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। वर्तमान में इसमें 30 सदस्य हैं। और लोक उद्यम समिति की स्थापना 1964 में की गई थी। इसमें भी वर्तमान में 22 सदस्य हैं। और विभागीय स्थायी समिति की बात करें 1993 में इसको बनाया गया था और वर्तमान में इसमें 45 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल ए और बी के द्वारा। WH मॉरिस जोन्स और रजनी कोठारी, ये दोनों राइट हो जाएंगे। इसमें फ्रांसिस फेंकल और लॉर्ड रुडोल्फ इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? तो इसमें टॉमस पेन के द्वारा, व्यक्तिवादी विचारक हैं, इनके द्वारा जो है राज्य को आवश्यक बुराई माना गया था। शास्त्रीय उदारवाद द्वारा राज्य की संकल्पना को एक प्रहरी के रूप में माना जाता है, जहां राज्य को एक आवश्यक बुराई माना जाता है, अर्थात राज्य एक नकारात्मक पुलिसिया स्वरूप में विद्यमान रहती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने नारीवादी दृष्टिकोण से हैंस जे मार्गेंथाउ के 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म का पुनर्निरूपण किया था? तो वो किया था J.N. टिकनर के द्वारा। हैंस जे मार्गेंथाउ के 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स रियलिज्म का नारीवादी दृष्टिकोण से पुनर्निर्माण J.N. टिकनर द्वारा किया गया था। J.N. टिकनर की प्रमुख जो पुस्तकें हैं ये पुस्तकें देख सकते हैं। जेंडर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1992 में लिखी थी इनके द्वारा, और मोगेथिन्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म 1917 में लिखी गई थी। यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड 1997 में टिकनर ने मार्गेंथाउ के विपरीत मानव स्वभाव को अच्छा माना। उनके अनुसार संघर्ष करना पुरुषों का स्वभाव है, महिलाओं का नहीं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता को बढ़ाने का समर्थन किया था। यानी J.N. टिकनर नारीवादी विचारक थे, इसलिए इन्होंने महिलाओं के समर्थन में ये बात कही थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करा। पुस्तक और लेखक दिए गए हैं, इसे देख लेते हैं। पहली पुस्तक है पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स, ये चार्ल्स लिंडब्लेस के द्वारा लिखी गई थी। द पावर एलिट सी राइट मिल्स के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी जो है रॉबर्ट डेहल के द्वारा लिखी गई थी। और द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन पब्लिक गुड्स एंड थ्योरी ऑफ ग्रुप्स जो है मैनक्योर ओल्सन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। चौधरी चरण सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। और कथन में है, लोकसभा में अविश्वास मत पारित होने के बाद सरकार को शासन से बाहर होना पड़ता है। तो इसका आंसर जो है कथन ए और 2 दोनों सही हैं, यानी इसका पहला ए राइट हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह ने जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में 28 जुलाई 1979 को भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, परंतु शीघ्र ही इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई तथा समर्थन वापस लेने के कारण मात्र 25 दिन पश्चात 20 अगस्त 1979 को चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, तब वे भारतीय इतिहास के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। अतः कथन ए सत्य हो जाएगा। और वही बात करें, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में नियत संख्या 198 के द्वारा लाया जाता है। यदि लोकसभा में 50 सदस्य मांग करें तो अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। इसमें कारण बताने की जरूरत नहीं होती है। प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को शासन से बाहर होना पड़ता है। पहला अविश्वास प्रस्ताव नेहरू सरकार के विरुद्ध 1963 में लाया गया था, जो पारित नहीं हुआ था। अब तक वीपी सिंह, देवेगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है, यानी कथन दूसरा भी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? तो यूरोपीय आयोग इसकी कार्यकारी नौकरशाही भुजा मानी जाती है, यानी बी इसका राइट हो जाएगा। यूरोपीय संघ 27 यूरोपीय सदस्य राष्ट्रों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक समूह है। यूरोपीय आयोग यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही शाखा है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष चार्ल्स माइकेल हैं। लिस्बन संधि में इसके कार्यकारी स्वरूप का उल्लेख है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अपने अस्तित्व को स्वतः बनाए रखने के लिए कार्य वाली पृथ्वी को एक जीवंत इकाई के रूप में सबसे अधिक समझा जाता है। यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? इस सिद्धांत को गेया परिकल्पना के नाम से जाना जाता है, यानी इसका आंसर डे हो जाएगा। जेम्स लॉवलॉक
को गेया परिकल्पना ने एक एकीकृत प्रणाली के रूप में पृथ्वी की प्रकृति के बारे में पारंपरिक सोच को चुनौती दी थी। गेया का प्रस्ताव है कि पृथ्वी एक जीवित जीव की तरह काम करती है। आप इसे पूरा रीड कर सकते हैं अच्छे से। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। चेस्ट आई बर्नार्ड के अनुसार एक औपचारिक संगठन अस्तित्व में तब आता है जब ऐसे व्यक्ति हो जो कार्य योगदान के इच्छुक हो, यानी ए इसका राइट होगा। चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार औपचारिक संगठन अस्तित्व में तब आता है जब दो ऐसे व्यक्तियों में संवाद है जो कार्य योगदान व सहयोग के इच्छुक हो। बर्नार्ड के अनुसार संगठन 3 तत्वों से मिलकर बनता है: संचार, सहयोग की भावना और सामान्य उद्देश्य एवं सामान्य परियोजना की बात उनके द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। अल्पतंत्र वह सरकार है जिसमें कुछ लोगों का प्रभुत्व होता है। वहीं कथन हो जाएगा इसका, रॉबर्ट मैकेंजी ने अल्पतंत्र के लॉ सिद्धांत की परिकल्पना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा एक। कथन ए सही है, परंतु कथन जो है दूसरा जो है सही नहीं है, क्योंकि अल्पतंत्र सरकार वह रूप है जिसमें शासन सत्ता में सदैव कुछ लोगों का प्रभुत्व होता है। तो इस व्यवस्था में समाज में शक्ति का वितरण सदैव असमान होता है, अर्थात शासन सदैव विशिष्ट वर्गों के हाथों में रहता है। तो कथन इसलिए फर्स्ट जो है सत्य हो जाएगा। वहीं अल्पतंत्र के लॉ नियम की परिकल्पना रॉबर्ट मैकेंजी ने नहीं वरन रॉबर्ट मिचेल्स के द्वारा की गई थी, इसलिए कथन द्वितीय जो है असत्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसने वैज्ञानिक नियतवाद को अस्वीकृत किया और राजनीतिक तथा बौद्धिक संघर्ष का समर्थन किया था? वो एंटोनियो ग्राम्सी इसका राइट हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन रीड करते हैं। ग्राम्सी ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक नियतवाद की संकल्पना अस्वीकृत किया तथा नव मार्क्सवाद का आधार रखा। ग्राम्सी नव मार्क्सवादी विचारक थे, इसीलिए उन्होंने नव मार्क्सवाद का आधार रखा था। ग्राम्सी ने अधिसंरचना का सिद्धांत प्रस्तुत किया तथा राज्य और नागरिक समाज का चित्रण किया। ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज द्वारा समाज की अधिरचना पर नियंत्रण आधिपत्य स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए स्थितियों का युद्ध यानी सांस्कृतिक व गतिशील युद्ध राजनीतिक की आवश्यकता होगी। ये ग्राम्सी के विचार थे। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सूची 1 को फिर सूची 2 से मिलाने की बात करें। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं और रचना की विषय वस्तु से संबंधित क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। गीतांजलि मोस्ट इंपोर्टेंट बुक, इनके द्वारा ईश्वर के प्रति समर्पण जो विषय वस्तु थी, इसमें गीतांजलि में ईश्वर के प्रति समर्पण को दर्शाया गया था। वहीं गोरा जो था, गोरा औपनिवेशिक भारत में विविधतापूर्ण सामाजिक जीवन का विश्लेषण किया गया था। इसमें साधना की बात करें तो जीवन का बोध से संबंधित है, और घरे बायरे द होम एंड द वर्ल्ड जो है स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि में जीवन का गहन अर्थ इससे लिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है न्यायिक सक्रियता से संबंधित है? तो न्यायिक सक्रियता का संबंध जो है आर्टिकल 21 से संबंधित है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। न्यायिक सक्रियता को उत्प्रेरित करने में न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या भी शामिल है। न्यायालय ने कहा है, जीवन का तात्पर्य सिर्फ भौतिक अस्तित्व नहीं वरन एक सम्मानपूर्ण जीवन के साथ आधारभूत जरूरतों जैसे स्वच्छ जल, वायु, चिकित्सा आदि की भी शामिल है। न्यायालय द्वारा समय समय पर इस संबंध में आदेश भी पारित किए जो न्यायिक सक्रियता का आधार बने। इसी प्रकार आर्टिकल 21 में ये उल्लेख किया गया है कि मनुष्य को अपने स्वास्थ्य के साथ साथ स्वच्छ जल, वायु, चिकित्सा आदि की भी सुविधाएं मिलने का अधिकार है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सतही अथवा सुधारवादी परिस्थिति की विशेषताएं हैं? तो 25 का आंसर हो जाएगा सी। सी में जो है ए, बी, डी राइट हो जाएंगे। इसमें पहला, दूसरा और फोर्थ इसमें राइट हो जाएगा। सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। सुधारवादी परिस्थिति की परिस्थितियां वो पूंजीवादी आधुनिकता के मध्य सामंजस्य स्थापित करना चाहती हैं। यह वृद्धि की सीमाओं को स्वीकार करती है। यह पारिस्थितिक केंद्रवाद को अपनाते हुए मानव केंद्रवाद के समस्त रूपों को अस्वीकार करती है। यहाँ पे अस्वीकार करने की बात कर रहा है, ये स्वीकार करती है, इसीलिए ये रॉन्ग हो जाएगा सी वाला। यह पर्यावरण को क्षति को बाह्यता अथवा सामाजिक लागत मानती है, ये डी वाला राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये देखिए, सतही या सुधारवादी पारिस्थितिकी केंद्रवाद व मानव केंद्रवाद के सामंजस्य पर जोर देती है। वहाँ पे अस्वीकार करने की बात की गई है, इसीलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नीचे 2 कथन दिए गए, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। किसी देश की विदेश नीति उसके इतिहास का परिणाम होती है। भारतीय विदेश नीति राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्रीय मूल्यों से निर्मित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कथन फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन से कथन असत्य हैं पूछ रहा है। तो असत्य की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा बी और डी, इसमें असत्य हो जाएंगे। संसद की सर्वोच्चता यहाँ पे है नहीं और राज्यों की अक्षुण्णता भी नहीं है, ये दोनों इसमें असत्य हो जाएंगे। संघ की अक्षुण्णता जो है ये सही है, दोहरा शासन भी ये राइट हो जाएगा।
इसमें देख लेते हैं, भारतीय शासन अव्यवस्था में संघवादी स्वरूप को अपनाया गया है, जिसमें यहाँ संघ और राज्य का दोहरा शासन पाया जाता है, परंतु राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, अर्थात संघ की अशुद्धता को बनाए रखा गया है। संसदीय सर्वोच्चता ब्रिटेन की शासन व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, जबकि राज्यों की अशुद्धता का लक्षण अमेरिकी संघवाद की विशेषता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था को गतिहीन अनुत्तरदायी राज्य के स्थान पर नियमित आंदोलन की दृष्टि से स्थायी किसने कहा था? तो ये WH मॉरिस जोन्स के द्वारा कहा गया था। नियमित आंदोलन की दृष्टि से स्थायी किसने कहा था? WH मॉरिस जोन्स के द्वारा, यानी इसका बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करें। पुस्तकें और लेखक दी गई है। ये वाला क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से रीड करें, ताकि उससे एक क्वेश्चन नहीं, उससे आपके 5 से 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। चलो इसलिए देखते हैं। पुस्तकें और लेखक, पॉलिसी साइंस की बात जो है डी लर्नर व हेरोल्ड लासवेल के द्वारा की गई थी। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक जो है WF विलोवी के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने 14 सिद्धांत अपने दिए थे। और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर ए स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन की बात हर्बर्ट साइमन के द्वारा की गई थी, जिन्होंने निर्णय निर्माण सिद्धांत भी दिया था। और अंतिम की बुक की बात करेंगे, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स की रॉबर्ट टेहल के द्वारा लिखी गई थी, जो बहुलवाद से संबंधित विचारक हैं। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकतंत्रीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा लोकतांत्रिक विवर्तन का कारण नहीं है पूछ रहा है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सैन्य शासन व्यवस्थाओं द्वारा अपनी लोकप्रियता एवं वैधता को खोना। ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये इसका कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की कृतियों को आरोही क्रम में लगाने की बात कर रहा है। तो कार्ल मार्क्स को देख लेते हैं। सबसे पहले वो जो बुक लिखी गई थी उनके द्वारा, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी गई थी 1848 में। उसके बाद द दास कैपिटल 1867 में लिखी गई थी। क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा 1875 में लिखी गई थी। द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट जो है 1942 में पब्लिश्ड हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उदार लोकतंत्र और बाजार के युग ने राजनीतिक और सामाजिक विकास के इतिहास में समापन रेखा खींच दी है। यह कथन किसका है? यह कथन जो फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा कहा गया कि उदार लोकतंत्रवाद और बाजार के युग ने राजनीतिक और सामाजिक विकास के इतिहास में समापन रेखा खींच दी है। आप इसे देख सकते हैं। पूर्व साम्यवादी व्यवस्थाओं के विघटन वो वर्ष 1990 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात फ्रांसिस फुकुयामा ने द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन 1992 में इतिहास के अंत की घोषणा की तथा कहा कि सोवियत संघ पर संयुक्त राज्य अमेरिका को विजयी ने विश्व के उदारवादी लोकतंत्र और बाजारवादी व्यवस्था की निर्णायक जीत हुई और अब विचारधाराओं के द्वंद्व का अंत हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन रूढ़िवाद के प्रमुख विचारक हैं? तो रूढ़िवाद से संबंधित जो विचारक हैं, इसका यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है। हाँ, इसीलिए रूढ़िवाद के प्रमुख विचारक नहीं है पूछा गया। TH ग्रीन हो जाएंगे, क्योंकि TH ग्रीन आदर्शवादी विचारक हैं। बाकी एडमंड बर्ग, माइकल ऑक्सफोर्ड और फ्रेडरिक वॉन हेक तीनों क्या है? रूढ़िवादी विचारक हैं। आप इसे देख सकते हैं। TH ग्रीन को नव हीगलवादी परंपरा का विचारक माना जाता है, जिसके द्वारा उदारवाद का आदर्शवाद में सबसे सफल संशोधन किया गया। ग्रीन के द्वारा कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। वे एक अंतर्राष्ट्रीयवादी विचारक हैं, जबकि एडमंड बर्ग, माइकल ऑक्सफोर्ड और फ्रेडरिक वॉन हेक रूढ़िवादी परंपरा के विचारक हैं। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सभ्य समाज संगठन है? तो सभ्य समाज संगठन का जो से संबंधित कौन कौन है? 34 का आंसर हो जाएगा डी, केवल ABD। बचपन बचाओ आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन और मजदूर किसान संघर्ष समिति। विज्ञान प्रसार इसमें सम्मिलित नहीं है। आप इसे रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यह विवादों के निपटारे के वैकल्पिक तंत्र के रूप में मध्यस्थता की अनदेखी करता है। ये राइट हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नीचे निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह के मध्य के अंतर के बारे में कथन दिए गए हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। केवल A और B राइट हो जाएंगे इसमें। निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोर वर्गों का हथियार है। सत्याग्रह कभी भी विरोधी को आतंकित नहीं करना चाहता। वहीं B हो जाएगा, निष्क्रिय प्रतिरोध व्यवहार में नकारात्मक है, जबकि सत्याग्रह सकारात्मक नैतिकता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से साथ मिलाने की बात कर रहा है। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड को 37 का इसके करेंगे। सुरक्षा परिसर का संबंध बैरी बुजान से हो जाएगा। सामूहिक सुरक्षा की बात करेंगे, पाल्मे रिपोर्ट 1992 और सुरक्षा समुदाय की बात जो है कार्ल ड्यूस के द्वारा की गई थी और सुरक्षा शासन व्यवस्थाओं की बात रॉबर्ट जेरविस के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्राधान्य संबंधित है। प्राधान्य का संबंध जो है विरोधी विचारों को अपदस्थ कर प्रभावित उस काल का सामान्य बोध बन जाने की बुर्जुआजी की क्षमता से संबंधित हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन से कथन निरंकुशतावाद और सर्वसत्तावाद के संबंध में सत्य हैं, ये पूछा है। तो 39 की बात करें, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, ABC इसमें राइट हो जाएगा। निरंकुश शासन व्यवस्था में सरकार संवैधानिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है और निरंकुश शासन व्यवस्थाएं संस्थानीकृत और वैध हो सकती हैं। सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्थाएं राज्य, समाज और अर्थव्यवस्था के सभी पक्षों को नियंत्रित करने और परिवर्तन करने का प्रयास करती है। ये तीनों राइट हो जाएंगे। डी की बात करें, सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्थाओं का कोई सशक्त विचाराधारात्मक लक्ष्य नहीं होता और वे संस्थाओं को पुनर्निर्मित करने हेतु हिंसा को एक अस्त्र के रूप में प्रयोग नहीं करती हैं दिया गया है, जबकि निरंकुशतावाद में ये सब होता है, इसीलिए ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। तो आदि द्रविड़ आंदोलन केंद्र और नेता से संबंधित है। मद्रास जो है MM राजा से संबंधित हो जाएगा। हैदराबाद की बात करें तो BR वर्मा और मैसूर की बात करें तो मरुपेश पिल्लई। नागपुर की बात करें बिठोवा राव जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट से संबंधित कथन है, कथन और कारण दिया गया, इसे देख लेते हैं। भूमंडलीकरण ने भारत में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में सहायता की है और भूमंडलीकरण ने भारतीय समाज पर गहन प्रभाव डाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कथन ए सही नहीं है, परंतु कथन 2 सही है, यानी पहला इसमें रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को अभी देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करा, इससे देख लेते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। सहमति का युग जो है जॉर्ज मॉनवाइट के द्वारा कहा गया था। पियर कौन की बात करें, माइकल अल्बर्ट के द्वारा। और मार्क्स की छाया यानी स्टैम्पर ऑफ मार्क्स जो है नाओमी क्लेन से संबंधित है। और नो लोगो का संबंध जैक्स डेरिडा से संबंधित है। नो लोगो यानी जैक्स डेरिडा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन उत्तर आधुनिकतावादी विचारक नहीं है, पूछ रहा है। तो हर्बर्ट मार्क्यूज जो है उत्तर आधुनिकतावादी विचारक नहीं है, बाकी तीनों जो है ये उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित हैं। दिए गए विकल्पों में हर्बर्ट मार्क्यूज उत्तर आधुनिकता विचारक न होकर फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल थ्योरी से संबंधित हैं, जिनको प्रसिद्ध रचना वन ब्यूटिकल मैन है, जिसमें उन्होंने पूंजीवादी समाज द्वारा मेड़ो जा रही मिथ्या आवश्यकताओं पर प्रहार किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया। तो कब किया गया था, डेट पूछी गई है, तो इसका आंसर सी दिया था 6 अगस्त 2019 को। आप इसे रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 भारतीय संसद द्वारा 6 अगस्त 2019 को पारित किया गया तथा यह 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ था। पारित 6 अगस्त 2019 को हुआ था और लागू जो हुआ था 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ था। इस विधेयक ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रतिस्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिवादी और अराजकतावाद की निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य विशेषता नहीं है। तो अराजकतावाद से संबंधित जो विशेषता नहीं है वो जैववादिता नहीं है, बाकी निजी संपत्ति, अति उदारवाद और सविनय विज्ञा ये तीनों राइट हो जाएंगे। इसमें जो नहीं है विशेषता वो जैववादिता हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संघवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, फिर असत्य को पूछ रहा है, तो इसको देख लेते हैं। 46 का आंसर सी हो जाएगा। इसमें भारतीय संघवाद को राज्यों का संघ कहा गया है, जिसमें संघ को अक्षुण्णता को बनाए रखे जाने का संकल्प लिया गया है, अर्थात एक मजबूत केंद्र की उपस्थिति के साथ संघवादी स्वरूप विद्यमान है। केसी ह्यूअर ने भारतीय संघीय प्रणाली को अर्धसंघीय कहा था, इसीलिए केसी ह्यूअर जो है भारतीय जो उसको अर्धसंघीय यानी आधा संघीय है, आधा एकीकृत है, उनके द्वारा ये कहा गया था, क्योंकि इसमें संघीय शासन एकात्मक शासन का मिलाजुला स्वरूप विद्यमान है, इसीलिए उसे एकात्मक और संघीय को आधा आधा बांटकर अर्धसंघीय उनके द्वारा कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची को सूची से मिलाने की बात करा, इसे देख लेते हैं। द्विध्रुवीयता शक्ति का सर्वाधिक स्थिर वितरण जो है वो केनेथ वॉल्ट से संबंधित है और हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित करने की बात हेंस मार्गेंथाउ के द्वारा किया गया था। और राज्य अपनी सापेक्षिक शक्ति स्थिति को अधिकतम बनाने का प्रयास करते हैं, जॉन मेयर सेमर के द्वारा कहा गया था। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्याय, कानून व समाज का कोई स्थान नहीं है अथवा उन्हें परिसीमित किया जाता है, ये थ्यूसिडाइस के द्वारा कहा गया था। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 48 निम्नलिखित में से कौन सा जस एंड वेलम युद्ध का न्यायसंगत विकल्प का सिद्धांत नहीं है। तो ये मानवता इससे संबंधित नहीं है। सेंट एक्विनास ने जस एंड वेलम युद्ध के न्यायसंगत विकल्प के सिद्धांत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि युद्ध की घोषणा न सिर्फ सार्वजनिक होनी चाहिए बल्कि न्यायसंगत प्राधिकृत सत्ता द्वारा होनी चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार न्यायसंगत कारणों का होना भी युद्ध की आवश्यक शर्त है, इसे गौण राष्ट्रीय हितों के कारण संचालित नहीं किया जा सकता। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था। ये इसका आंसर BD सावरकर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का राष्ट्रवादी विचारक BD सावरकर द्वारा स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा गया। उनकी प्रमुख कृति द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 है।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। स्वतंत्रता और समानता को एकजुट करने हेतु सामाजिक लोकतंत्र उदारवाद और समाजवाद के तत्वों को समावेशित करता है। सामाजिक लोकतांत्रिक शासन व नव निगमवाद की प्रणाली का प्रयोग करते हैं जिसमें नीति निर्धारण में राज्य, श्रम और व्यापार सम्मिलित होते हैं। तो पूछा तो इसका कथन जो है ए और दोनों आर दोनों राइट हो जाएंगे। इसमें आप इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस कारकों ने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के क्रमिक विकास में योगदान नहीं किया? तो इसका आंसर है कार्य के प्रभावी मानकों की कमी हो जाएगी, यानी पहला इसका राइट हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का निर्माण लोक प्रशासन में डब्ल्यू टेलर ने 1909 में किया था। टेलर ने सांगठनिक कुशलता और मितव्ययिता, औद्योगिक संगठन में प्रबंधकीय प्रथाओं का प्रयोग और कर्मचारी प्रबंधन के मध्य उत्तरदायी समझ के विकास हेतु एक वैज्ञानिक पद्धति ईजाद करने पर बल दिया था। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 52 से। आज के लिए इतना काफ़ी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2019 राजनीति विज्ञान से संबंधित द्वितीय प्रश्न पत्र को हल करेंगे। प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इससे पहले वर्तमान में 2006 से लेकर 2018 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज 2019 को कंप्लीट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले जो है रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की द्वारा लिखी गई थी 1762 में। और अगली पुस्तक की बात करेंगे, बेन आर एस पीटर की पुस्तक सोशल प्रिंसिपल एंड डेमोक्रेटिक स्टेट 1959 में सेकेंड हो जाएगी। जॉन रॉल्स द्वारा रचित पुस्तक ये थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 जो है तीसरी हो जाएगी। और सुसान मोलर ओकिन की पुस्तक जो फैमिली जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली जो लिखी गई थी 1989, ये अंतिम हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से दो कथन कश्मीर को लेकर भारत पाक संबंधों के बारे में सही है, पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी पहला और दूसरा इसमें राइट हो जाएगा। सुरक्षा परिषद ने वर्ष 1948 में पहली बार जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा की थी और ए.बी. वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के बीच वर्ष 2004 में इस्लामाबाद में एक शिखर सम्मेलन हुआ था। ये दोनों राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार पर न्यायपालिका द्वारा उत्प्रेषण याचिका जारी की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्राधिकार की कमी होने पर और क्षेत्राधिकार की अधिकता पर, यानी ए और सी इसमें राइट हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, संविधान निर्माताओं ने राज्य से व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान किया है तथा इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 32 और 226 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत न्यायपालिका 5 प्रकार की रेटें जारी करती है, जिसमें से 2 रेटें उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार अधिकारिता के संबंध में जारी की जाती हैं, जो है उत्प्रेषण, जो क्षेत्राधिकार की कमी और क्षेत्राधिकार की अधिकता की वजह से उच्चतम न्यायालय मामले को अपने पास मांग सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संस्थान में संचार के व्यवस्थित कार्यक्रम को व्यवस्थित करने की बात करा। पहला इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सबसे पहले सेंडर होता है, फिर एनकोडिंग, फिर मैसेज और अंत में चैनल। अगला क्वेश्चन है, राम मनोहर लोहिया किसके विरोधी थे? तो 5th क्वेश्चन की बात पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी राम मनोहर लोहिया लोकतांत्रिक समाजवादी थे अथवा लोकतांत्रिक होने के नाते वे साम्यवाद के विरोधी तथा समाजवादी होने के नाते पूंजीवाद के कभी भी समर्थक नहीं हो सकते। लोहिया के अनुसार मार्क्स इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भारतीय समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने हिंद मजदूर सभा तथा हिंद किसान पंचायत का भी गठन किया था। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से महिलाओं की समानता संबंधी तर्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की निम्नता समाज द्वारा बनाई गई है, जो विधिक रूप से न्यायोचित नहीं है। मुक्ति व समानता के सिद्धांत महिलाओं की स्थिति पर लागू न होना विरोधाभासी है। इसका आंसर पहला और दूसरा राइट हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जी ऑमंड के अनुसार तुलनात्मक रूप से सजातीय संस्कृति में पाया जाता है। तो सजातीय संस्कृति जो विकसित देशों में पाई जाती है। ऑमंड के अनुसार तुलनात्मक रूप से समाज में कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत अर्थात सजातीय संस्कृति विकसित देशों के समाज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसमें जो व्यक्ति अपने कार्य में दक्षता रखता है वही एक ही प्रकार के कार्य संपादित करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वे निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर अनुच्छेद 102 के अंतर्गत किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कानूनी दृष्टिकोण से मुलायम कानून किसे बुलाते हैं?
तो मुलायम कानून के नाम से जो जाना जाता है उसे विकास का अधिकार है। यानी सॉफ्ट लॉ शब्द का तात्पर्य अर्ध कानूनी साधनों से है जिसमें कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी बल नहीं होता है। विकास का अधिकार सॉफ्ट लॉ के तहत आता है, अर्थात अपनी क्षमता, योग्यता अर्थात कौशल की वृद्धि का अधिकार जिस पर राज्य किसी प्रकार की बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा संवैधानिक प्रावधान ग्राम सभा के गठन से संबंधित है। तो ग्राम सभा से संबंधित जो प्रावधान है उसमें आर्टिकल 243A के अंतर्गत किया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति व सुरक्षा प्रदान की गई है। संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया है कि 11वीं अनुसूची में पंचायत के 29 कार्य अनुच्छेद 243A के तहत ग्राम सभा के गठन का प्रावधान किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अर्थशास्त्र को जाना जाता है, अर्थशास्त्र को नीतिशास्त्र के नाम से जाना जाता है, यानी इसका कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र नीतिशास्त्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रहकर कौटिल्य ने इसमें राजा को किस प्रकार निम्न परिस्थितियों में कैसे कार्य करना है चाहिए का उल्लेख किया है। यानी इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निर्णय निर्माण उपागम का अनुक्रम व्यवस्थित करने की बात कर रहा है, तो उसको देख लेते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सबसे पहले बी आएगा, फिर ए और डी, अंत में सी। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का सही अनुक्रम जो है, सबसे पहले हम समस्या की पहचान करते हैं, फिर समस्या से संबंधित जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसके बाद हम विकल्पों की व्याख्या करते हैं और तुलना करते हैं कि विकल्प 1 को अपनाने से क्या लाभ और हानि होगी और विकल्प 2 को अपनाने से क्या लाभ हानि हो सकते हैं। उसके बाद हम तर्क के आधार पर जिस विकल्प में हानि के अवसर कम होते हैं उस विकल्प का चयन करते हैं। टेरी के अनुसार निर्णय दिए गए विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव है। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट से संबंधित अभिकथन और तर्क दिया गया है। अभिकथन है, हर्बर्ट साइमन प्रशासन के सिद्धांतों को निरस्त कर दिया, और तर्क इसका, साइमन ने इन्हें कहावतों की तरह कहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है, क्योंकि हर्बर्ट साइमन जो है प्रशासनिक सिद्धांत के मुख्य आलोचकों में से एक हैं जिन्होंने प्रशासनिक सिद्धांत को लोकोक्तियां और मुहावरे कहा था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, पुस्तक और लेखक दिए गए हैं, इसे देख लेते हैं। पॉल एच एपलबी जो है इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी थी मॉरलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लिखी गई थी, और जॉन एम गॉस, एल डी वाइट और एम ई डिमोक के द्वारा द फ्रंटियर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक लिखी गई थी, और एफ विलोवी के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और डिवाइड वाल्डो की बात करेंगे तो आइडियाज एंड इशूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। तो जयप्रकाश नारायण की बात करेंगे तो उनको 1999 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से 1999 में सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख पुस्तकें जो है प्रिजन डायरी 1976 में लिखी गई थी, ए प्ली ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी लिखी गई थी इनके द्वारा 1959 में, टुवर्ड्स टोटल रिवोल्यूशन 1978 में, और सोशलिज्म, सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी 1964 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है, सुमेलित है पूछ रहा है, तो इसे देख लेते हैं। इसका आंसर जो है ए सही है, ए और बी, यानी जॉन रॉल्स समतावादी हैं और प्लेटो आदर्शवादी हैं। मैरी वॉल्टनक्राफ्ट जो है कम्युनिस्टवादी नहीं है, ग्रामसी नारीवादी। तो ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, पहला ए और बी राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से दो कथन चीन की नीति हथेली एवं 5 अंगुलियों के सिद्धांत के बारे में सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ए और बी। इसमें भूटान और नेपाल शामिल हैं, इसमें मिजोरम और मणिपुर शामिल हैं। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करा। फिर विमानों में किए गए अपराध व कतिपय अन्य कृत्य संबंधित कन्वेंशन जो टोक्यो 1963 में हुआ था। नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध विधिकारी निरोध संबंधी जो कन्वेंशन मॉन्ट्रियल जो होता 1971 में। आतंकवादी गोलाबारी निरोध अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1997 में, और आतंक के वित्त पोषण निरोध संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1999 में हुआ था। उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव से संबंधित अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए, बी और डी इसमें राइट हो जाएंगे। विदेशी निवेश, बढ़ा हुआ उत्पादन और प्रौद्योगिक उन्नति, बढ़ी हुई बेरोजगारी इसमें ऐड नहीं होगा उदारीकरण में। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन गलत है पूछ रहा है। तो 20 क्वेश्चन का आंसर हम इसमें जो है, इसका आंसर डी जो है इसमें रॉन्ग हो जाएगा, यानी वैश्वीकरण संकीर्ण संस्कृति को बढ़ावा देता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विश्व व्यापार संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से दो अभिकथन सही हैं पूछ रहा है। तो इसका आंसर ए और सी। यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच विश्व व्यापार नियमों से संबंधित है, उसकी मुख्यालय चेन्नई में है। ए और सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगाना सूत्र किससे संबंधित है। तो अगाना सूत्र का संबंध जो है जीवन की उत्पत्ति और धर्मनिरपेक्षता की उत्पत्ति से संबंधित है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। सी में
सी है इसका आंसर। सी में ए और बी को ऐड किया गया है। जीवन की उत्पत्ति समाज व्यवस्था एवं जातियों की उत्पत्ति से संबंधित है, यानी ए और बी इसका राइट हो जाएगा। अगाना सूत्र बौद्ध धर्म के दीर्घ निकाय की 34 सूत्रों में से 27वां सूत्र है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। स्टेटमेंट से संबंधित अभिकथन और तर्क दिया गया है। भारत और पाकिस्तान में शिमला समझौते पर 1972 में हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में कहा गया है कि दोनों देश अपने विवादों को अन्य देशों की मध्यस्थता से सुलझाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यानी ए सही है और आर गलत है इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त की गई है? तो उस आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। आप इसे देख सकते हैं। जब दोनों सदनों में से किसी एक सदन या दोनों सदनों का सत्रावसान हो गया हो तब अध्यादेश जारी होता है। सदन की बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन जरूरी होता है, अन्यथा अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि को भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना था? तो 1 जनवरी 2019 को भारत जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना था, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादक कौन था? तो सर्वाधिक जो है बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम जो प्रतिपादक था B.S. टर्नर को माना जाता है। नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादक B.S. टर्नर है। इनकी पुस्तक जो है हैंडबुक ऑफ सिटीजनशिप स्टडी है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित संस्थानों और संगठनों का कालक्रम व्यवस्थित करने की बात करा, इसे देख लेते हैं। सबसे पहले G7 आएगा और जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। अगली की बात करें G20, जिसकी स्थापना 1999 G20 की स्थापना 1999 में की गई थी और IBS की स्थापना 2003 में की गई थी और ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 15 जुलाई 2014 को की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। राज्यों के गठन को कालानुक्रम में व्यवस्थित करने की बात करा, इसे देख लेते हैं। सबसे पहले गुजरात आ जाएगा 1 मई 1907 को, सिक्किम 16 मई 1975 को, गोवा का 30 मई 1987 को और तेलंगाना 2 जून 2014 को। सबसे पहले जो है इसमें आ जाएगा सिक्किम यानी 1975 को, उसके बाद 2 साल के बाद गोवा 1987 में। अगले क्वेश्चन है, वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा अरस्तु के द्वारा कहा गया था। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति का जिस अनुपात में समाज में योगदान हो उसी अनुपात में उसे पुरस्कार मिलना चाहिए, यह कथन अरस्तु का है। वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में पंचायती राज निकायों के लिए निर्वाचन किस संवैधानिक प्रावधान के अधीन कराए जाते हैं? तो ये अनुच्छेद 243 के अधीन कराए जाते हैं। भारत में पंचायती राज निकायों के लिए निर्वाचन अनुच्छेद 243 के संवैधानिक प्रावधान के अधीन कराए जाते हैं। पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई है, जिसका कार्य पंचायतों के चुनाव के लिए निर्वाचन नियमावली का निर्माण करना तथा चुनाव पर नियंत्रण और निगरानी रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 31 क्वेश्चन है, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना ए एंड बी दिया गया है इसमें। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी, परंतु यह 4 नवंबर 1946 से कार्य करना प्रारंभ किया था। तो एनटीयूसी के द्वारा दोनों विकल्पों को सही माना गया है, यानी 1945 और 46 दोनों को एनटी के द्वारा सही माना गया है। वैसे राइट 1945 होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से क्या प्रदान करना चाहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी संवैधानिक दर्जा, वित्तीय स्वायत्ता और ग्रामीण आबादी से वंचित वर्गों का सशक्तिकरण। ये तीनों राइट हो जाएंगे इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से 2 अभिकथन सही हैं पूछ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी पहला और दूसरा। न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता की बात इसमें की गई है। आप इसे देख सकते हैं अच्छे से। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। किसने लोक प्रशासन को राज्य के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था? तो ये डी वाल्डो के द्वारा किया गया था। लोक प्रशासन को राज्यों के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में डिवाइड वाल्डो ने परिभाषित किया है। लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाले विचारक वुड्रो विल्सन, लैंडल वुरकिक और ग्रिफिथ, बियर्ड और बिलोबी हैं। लोक प्रशासन को कला मानने वाले विचारकों में आर्डवे टीड, ग्लैडन और एमपी शर्मा हैं। वहीं लोक प्रशासन को कला और विज्ञान दोनों मानने वाले विचारकों में चार्ल्स वर्थ हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। किस घटना ने पेरियार को नास्तिक बनाया था? तो इसका आंसर होगा बी, काशी तीर्थ यात्रा की घटना ने ईवी रामास्वामी पेरियार को नास्तिक बनाया था। अगला क्वेश्चन है,
तालिका सेकंड से मिलाने की बात कर रहे हैं। आधुनिक विचारधाराएं दी गई और विचारक दिए गए हैं, इसे देख लेते हैं। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक विचारधारा किसके द्वारा दी गई थी? डेनियल लर्नर के द्वारा मनोवैज्ञानिक विचारधारा दी गई थी। और मानकवादी यानी नॉर्मेटिव विचारधारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। संरचनात्मक विचारधारा की बात करें तो G.A. आमंड के द्वारा, और तकनीकी विचारधारा की बात करेंगे तो डेविड एप्टर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आकृति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्म और गुफाओं का रूपक, एलिगेरी ऑफ केव्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाए प्लेटो, यानी आकृति का सिद्धांत और गुफाओं का रूपक प्लेटो से संबंधित है। 38 क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों अभिकथनों में से कौन से कथन कल्याणकारी राज्य की परिभाषा के बारे में सही है पूछ रहा है? तो इसे देख लेते हैं। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, यानी ABCD चारों राइट हो जाएंगे इसमें। यह एक ऐसा राज्य होता है जो अपने नागरिकों को विस्तृत स्तर पर सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। बिल्कुल राइट हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य के माध्यम से ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। यह एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के बीच समझौता है, ये भी राइट हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य किसी भी प्रकार के मानवोचित एवं प्रगतिशील समाज के लिए एक आदर्श राज्य स्थापित करता है, ये भी राइट। कल्याणकारी राज्य किसी निजी क्षेत्र के उत्प्रेरकों को हटाए बिना जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर की गारंटी देता है, यानी चारों इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और फोर्थ जो है चारों राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित को सुमेलित करने की बात करा, A और B दिए गए हैं तो इसे देख लेते हैं। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय जो है, इसका वर्णन जो आर्टिकल 231 में किया गया है। कतिपय मामलों में उच्चतम न्यायालय में हस्तांतरण की बात करेंगे तो अनुच्छेद 228 के अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है आर्टिकल 233 के अंतर्गत की गई है। और उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक व्यय से संबंधित जो आर्टिकल है अनुच्छेद 229 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से लेखक इटली से हैं पूछ रहा है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी पहला विल्फ्रेड फेरेटो और गेटनो मोस्का जो है इटली से संबंधित हैं। बाकी रॉबर्ट मिचेल्स और सीरैट मिल्स यूएस से संबंधित हैं। तो इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है देख लेते हैं। विल्फ्रेड फेरेटो और गेटनो मोस्का इटली से संबंधित हैं। फेरेटो की पुस्तक जो है द माइंड एंड सोसाइटी 1916 में, और मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1906 में, और द ट्रांसमिशन ऑफ डेमोक्रेसी लिखी गई पुस्तक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसके आधार पर मूल्यांकन अध्ययन कर सकते हैं? तो किसके आधार पर कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ABC, यानी स्वयं की पहल पर भी कर सकते हैं, वित्तीय समिति के अनुरोध पर कर सकते हैं, और व्यवस्थापिका के निर्देशन पर कर सकते हैं। मंत्रालय के संगठन और विधि विभाग के अनुरोध पर नहीं कर सकते। तो इसमें बात करेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। कैग अपने कार्य स्वयं की पहल पर, वित्तीय समिति के अनुरोध पर और व्यवस्थापिका के निर्देश पर कर सकता है। वहीं अगला क्वेश्चन है, तो पुस्तक है द पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा SP हंटिंगटन के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, द 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन पुस्तकें सैमुअल P हंटिंगटन के द्वारा लिखी गई थी। वही अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। प्राकृतिक एवं परंपरागत असमानता के बीच किसने विभेद किया था? तो ये रूसो के द्वारा किया गया था। रूसो प्राकृतिक और परंपरागत असमानता के मध्य विभेद करते हैं और परंपरागत असमानता को समाप्त करने के लिए वास्तविक सत्ता की प्राप्ति के लिए समझौता प्रस्तुत करते हैं। वही अगले क्वेश्चन की बात करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करा, इसको देख लेते हैं। पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों का जो आर्थिक समुदाय है, इसमें सदस्यों की संख्या 15 राष्ट्रों की संख्या है। दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय की बात करेंगे, वर्तमान में इसमें 16 सदस्य हैं। और केंद्रीय अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय इसमें 12 है। और पूर्वी अफ्रीकी समुदाय की बात करेंगे तो इसमें 6 सदस्य वर्तमान में हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नोब्रुक पुस्तक के संपादक का नाम बताइए? तो इसका आंसर फ्रैंक मेरेनी हो जाएगा। 1971 में इनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के बारे में सही है पूछ रहा है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी ABC तीनों राइट हो जाएंगे, फोर्थ इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप इसे रीड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिकथन से संबंधित अभिकथन और तर्क दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। तो इसमें A और B दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है, यानी A इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संस्कृतिकरण शब्द की रचना किसने की थी? तो संस्कृतिकरण शब्द की रचना MN श्रीनिवासन के द्वारा की गई थी, यानी A इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से 2 अभिकथन विकास के अधिकार के संबंध में सही हैं? तो 49 की बात करेंगे तो इसका आंसर A हो जाएगा। विकास का अधिकार अनत्य संक्राम्य मानव अधिकार है। विकास के अधिकार के घोषणा पत्र को वर्ष 1986 में साधारण सभा में अंगीकार किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है? तो इसका आंसर D हो जाएगा। राष्ट्र और राज्य समानार्थी शब्द हैं, ये समानार्थी शब्द नहीं है।
राष्ट्र और राज्य शब्द का प्रयोग प्राय एक ही प्रयोजन के लिए किया जाता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक राष्ट्र के लिए राज्य शब्द का प्रयोग व एक स्वतंत्र रूप में अपनी विशेष पहचान के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, क्वेश्चन पूछा था इनके में से कौन सही नहीं है पूछा था, तो इसमें डी जो है सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्र और राज्य समानार्थी शब्द हैं दिया गया है, ये इसमें राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यूएन की इन संस्थाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करने की बात करा। जो यूएन की सभी संस्थाएं हैं इसमें देख सकते हैं, सबसे पहले आ जाएगा सबसे पहले पहला इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आ जाएगा। उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और थर्ड में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और अंत में मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी जो है अंतिम हो जाएगा। इसमें आप ये चारों की स्थापना कब हुई थी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित को क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसको देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार पूछा गया है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और हंटर समिति जो रिपोर्ट आई थी इसी सिलसिले में आई थी। इसके बाद जस्ट 26 मई 2020 में आई थी, 1920 में। और चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ था, और इसी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना 9 जनवरी 1923 को CR दास के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का नीति मूल्यांकन उसके आधारभूत उद्देश्यों की प्राप्ति की सफलता के स्तर को निर्धारित करने पर बल देता है। तो ये कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन यानी 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विथ डिग्निटी का गठन किया था। तो इसका मीनू मसानी के द्वारा किया गया था। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। मीनू मसानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, राजनेता, पत्रकार, लेखक और सांसद थे। सोसाइटी फॉर राइट टू द डाई विथ डिग्निटी का गठन 1981 में मीनू मसानी ने किया था। यह सोसाइटी गरिमापूर्ण स्वैच्छिक एनेस्थीसिया की बात करती है तथा गरिमापूर्ण मृत्यु की बात इनके द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, इनकी सुमेलित करने की बात कर रहा है। सुमेलित दिख लीजिए, इसमें 2 कारक का सिद्धांत जो हर्जबर्ग के द्वारा दिया गया था। आवश्यकताओं का पदानुक्रम की बात मास्लो के द्वारा की गई थी। आवश्यकता सिद्धांत जो है मैकले लैंड के द्वारा दिया गया था, और एक्स और वाई का सिद्धांत मैकग्रेगर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा स्थापित निम्नलिखित आश्रमों संस्थानों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। सबसे पहले उनके द्वारा फिनिक्स आश्रम बनाया गया था 1904 में, और टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में की गई थी गांधी जी के द्वारा, और कोचराव आश्रम 1915 में, और सेवाग्राम आश्रम 1936 में बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कबीर से संबंधित नहीं है पूछ रहा, तो इसका आंसर इसमें बेगमपुरा दिया गया है, लेकिन एनटी के द्वारा बेगमपुरा दिया गया है, जबकि लैंगिक असमानता होना चाहिए था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में लागू हुआ था, और 1997 में इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से आरोही क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है, इसको लगा लेते हैं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, इसमें संशोधन 2019 में हुआ था, और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 1988 में, इसमें 2013 में संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन, नव लोक प्रशासन प्रबंध के निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं। तो 60 का आंसर हो जाएगा बी, यानी ए बी सी तीनों राइट हो जाएंगे। नव लोक प्रबंध लोक प्रशासन व निजी प्रशासन की कमियों से बचने के लिए मध्यम मार्ग है, जिसमें दोनों की सकारात्मक गतिविधियों को शामिल किया गया है। तो इसमें ए, निजी क्षेत्रों के तौर तरीकों को अंगीकार करना, संशोधित रिपोर्टिंग और निगरानी तंत्र, और निष्पादन लक्ष्य, ये तीनों राइट हो जाएंगे। यानी यह PPP मॉडल पर कार्य करता है, पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किसके नेतृत्व को अधीनस्थों को लगन और विश्वास के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रबंधक की योजना के रूप में परिभाषित किया गया है। वो कुर्ज ओ डोनेल के द्वारा किया गया है। कुर्ज और ओ डोनेल के नेतृत्व में अधीनस्थों को लगन और विश्वास के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रबंधक की योजना योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मैरी वोllstonecraft द्वारा लिखित पुस्तक का पूरा शीर्षक है। तो इसमें बी इसका आंसर, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन विद द रिक टच ऑन पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्शन, ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वेच्छातंत्रवाद का समर्थक नहीं है। तो स्वेच्छातंत्रवाद का समर्थक जो नहीं है वो रॉबर्ट डहल हो जाएंगे। रॉबर्ट डहल का संबंध जो है बहु मल्टीकल्चरलिज्म से है। रॉबर्ट नॉजिक, मिल्टन फ्रीडमैन, एफ ए हेग, ये तीनों स्वेच्छातंत्रवाद से संबंधित हैं। आप इसे देख सकते हैं, रॉबर्ट नॉजिक, मिल्टन फ्रीडमैन व एफ ए हेग स्वेच्छातंत्रवाद के समर्थक हैं, और वे विचारक राज्य के अत्यधिक कार्यक्षेत्र के विरोधी हैं। वह सीमित राज्य के समर्थक हैं। रॉबर्ट डहल
एक लोकतंत्र बहुलवाद व सार्वभौमिक लोकतंत्र के समर्थक हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पुस्तक नेशन एंड नेशनलिज्म के लेखक कौन है? तो नेशन एंड नेशनलिज्म जो पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी अर्नेस्ट गुलेनर के द्वारा लिखी गई थी। नेशन एंड नेशनलिज्म 1983 पुस्तक के लेखक अर्नेस्ट गुलेनर हैं। इस पुस्तक में गेलनर राष्ट्रवाद की महत्वपूर्ण व्याख्या करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी बना था? तो डेट पूछ रहा है, इसका आंसर 1946 में बना था। अगला क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। अरस्तु ऐसे प्रथम विचारक थे जिन्होंने आगमनात्मक पद्धति को अपनाया, लेकिन यह आकस्मिक थी और मैकियावेली के मामले में आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग जानबूझकर किया गया था। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, यानी ए और आर दोनों सही हुए, लेकिन व्याख्या उनकी सही नहीं है, क्योंकि मैकियावेली और अरस्तु अपना अपना अलग सिद्धांत दिया था। निर्वाचन आयुक्त के बारे में लिखित में से कौन से अभिकथन सही है पूछ रहा है? तो 67 का आंसर डी हो जाएगा, यानी ए सी डी इसमें राइट हो जाएंगे। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की संस्तुति के आधार पर ही उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है और उनके पद का कार्यकाल 6 वर्ष तथा 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो, यानी बी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। उन्हें उन्हीं आधारों पर अपने पद से हटाया जा सकता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की निम्नलिखित 4 रिपोर्टों को उनके अपेक्षित क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में लाया गया था। इसमें जो है सूचना का अधिकार, मानव पूंजी को मुक्त करने की बात की गई थी और संकट प्रबंधन, शासन में नैतिकता, ये चारों की बात की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, रिक्स का फ्यूज्ड मॉडल आधारित है। तो रिक्स का जो फ्यूज्ड मॉडल आधारित है वो किस पर आधारित है? कृषि पर निर्भरता की बात की गई थी, समाज में मूल्य प्राप्त करना और वस्तु के विनिमय पर आधारित आर्थिक व्यवस्था। राजशाही परिवार का आधिपत्य रिक्स के द्वारा नहीं दिया गया था। ये तीनों राइट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं एफ.डब्ल्यू. रिक्स ने अपने संलयित प्रिज्मीय विवर्तित मॉडल में अपनी पुस्तक इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने तीनों समाजों का वर्णन किया है। विवर्तित समाज के लक्षण हैं पारंपरिक कृषि आधारित शाही परिवार का आधिपत्य, वस्तुओं के विनिमय पर आधारित आर्थिक व्यवस्था, यानी ACD, कृषि पर निर्भरता, राजशाही परिवार का आधिपत्य, वस्तु के विनिमय पर आधारित आर्थिक व्यवस्था, ये तीनों राइट हो जाएंगे। समाज में मूल्य प्राप्त करना, ये रिक्स के द्वारा नहीं कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, वंदना शिवा निम्नलिखित में से किस रूप में जानी जाती है? तो वंदना शिवा को पर्यावरण हितैषी यानी नारीवादी के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मिलाने के लिए बोल रहा है। पूर्ण वीटो का संबंध जो है दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को नहीं कहने की शक्ति को पूर्ण वीटो कहते हैं। सशर्त वीटो जो है, यदि सदनों द्वारा विधेयक को पुनः पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति अनुमोदन रोक नहीं सकते, ये सशर्त वीटो होती है। निलंबित वीटो, जब एक विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है उसे निलंबित वीटो, सस्पेंशन वीटो कहते हैं। और पॉकेट वीटो, जब राष्ट्रपति किसी समय सीमा की अनुमति दे सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं, उसे पॉकेट वीटो के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित से कौन सा कार्य राजनीतिक दलों का नहीं है पूछ रहा है? तो इसका आंसर नियम अधिनिर्णय हो जाएगा, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित से कौन से 2 सही हैं पूछ रहा है? इसको जो लिखते हैं, इसमें जो है इसका आंसर ए हो जाएगा। अगस्ट काम्टे के अनुसार प्रेक्षण, योग, प्रयोग, तुलना मुख्य विधियां हैं। ब्रंडशली के अनुसार दार्शनिक और ऐतिहासिक विधियां सही विधियां हैं, यानी अगस्ट काम्टे और ब्रंडशली के अनुसार जो दिए गए हैं वो राइट हो जाएंगे। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आगमनात्मक विधि के अंगीकार किए जाने के संबंध में से कौन से 2 विकल्प सही हैं पूछ रहा है? तो इसका आंसर सी, यानी बी और डी, मैकियावेली और थॉमस हॉब्स राइट हो जाएंगे। आगमनात्मक विधि को अरस्तु, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स आदि विचारकों के द्वारा दिया गया था। वहीं प्लेटो के द्वारा निगमनात्मक पद्धति को अपनाया गया था, इसलिए मैकियावेली यानी बी और डी इसमें राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा में 3 घटक होते हैं, विवेक, साहस और क्षुधा, और राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, प्लेटो के द्वारा ही कहा गया था, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। ए सही है, ए गलत है, लेकिन आर सही है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, इनके में से किसने अपने न्याय सिद्धांत में उपयुक्तवाद की निंदा की थी? तो ये किसके द्वारा? जॉन रॉल्स के द्वारा की गई थी। रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में अपने न्याय सिद्धांत की व्याख्या की, और जिसमें उन्होंने बेंथम के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख में किसी अधिकारों के उल्लंघन को स्वीकार किया जा गया है, अर्थात यदि एक व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन से अधिकतम व्यक्तियों को सुख मिलता है तो वह उचित है, जबकि रॉल्स ने वंचित व्यक्तियों को अधिकतम सुविधाएं देने की बात कही थी। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने के लिए निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 1984।
1984 भारत सरकार ने वर्ष 1984 में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 1985 से 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है, यानी 85 से मनाया जा रहा है और 1984 में ये निर्णय लिया गया था। 1984 ये राइट हो जाएगा, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से दो पद सही हैं पूछ रहा है, तो इसका आंसर ए यानी पहला और दूसरा। प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया था और उसका आदर्श राज्य केवल एक विचार था, न कि एक वास्तविकता। ये दोनों राइट हो जाएंगे। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में अपने आदर्श राज्य को प्रस्तुत करता है और अपने वास्तविक राज्य को अपनी पुस्तक लॉज में प्रस्तुत करता है, जिसमें कानून को सर्वोच्च स्थान देता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस वर्ष में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, तो उसमें 1919 यानी पहला इसका आंसर हो जाएगा। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों द्वारा अपनी प्रदत्त नाइटहुड की उपाधि 1919 में त्याग दी थी। वहीं अगली क्वेश्चन की बात करेंगे, तालिका फर्स्ट और तालिका सेकेंड से मिलाने के लिए कह रहा है। तो जयप्रकाश नारायण का संबंध जो है वाई सोशलिज्म से हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया का संबंध सॉल्ट टैक्सेशन इन इंडिया से। मोहम्मद इकबाल द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिज्म थॉट इन इस्लाम और बर्नी का फतवा ए जहादारी से संबंधित पुस्तक है। क्योंकि पुस्तकों को कालक्रम में प्रकाशन वर्ष में लगाने की बात करा, इससे देख लेते हैं। सबसे पहले द अमेरिकन कॉमनवेल्थ 1988 में जेम्स ब्राइस के द्वारा लिखी गई थी। पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट 1913 में ए लॉरेंस लॉवेल के द्वारा लिखी गई थी। और मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो 1921 में जेम्स ब्राइस के द्वारा लिखी गई थी। और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी जो है 2015 में कार्ल जे फ्रेडरिक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वही अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको भी मिलाने की बात करा, इसे देख लेते हैं। मार्क्स का विसंबंधन सिद्धांत जो है इकोनॉमी एंड फिलोसफी मैन्यूस्क्रिप्ट 1844 में से संबंधित है। विसंबंध का विषयीकरण का संबंध जॉन लिकोच से संबंधित है। और विसंबंधन का समकालीन सिद्धांत एरिक फ्रॉम से संबंधित है। एक आयामी व्यक्ति का संबंध हर्बर्ट मार्क्यूस के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, तो पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसके द्वारा लिखी गई थी, तो लुसियन पाई के द्वारा लिखी थी। एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट लुसियन पाई की रचना है, जिसमें समता क्षमता विभेदीकरण की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है, तो फिर मिलाने की बात करा, इसे देख लेते हैं। तालिका फर्स्ट तो सेकेंड से मिलाइए। मैरी वॉल्सनक्राफ्ट के द्वारा विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन लिखी गई थी। ग्रामसी के द्वारा द प्रिजन नोटबुक लिखी गई थी। फ्रॉन्ज फैनन के द्वारा रिचर्ड ऑफ द अर्थ लिखी गई थी। और जॉन रॉल्स के द्वारा पॉलिटिकल लिबरलिज्म लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि किसी भी राज्य को उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है, ये लास्की के द्वारा किया गया था। लास्की के अनुसार किसी भी राज्य को उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है। लास्की के अनुसार अधिकार मानव जीवन की वह परिस्थितियां जिनके अभाव में व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव नहीं है। वहीं अगली पुस्तक की बात करेंगे, पुस्तक एस्केप फ्रॉम फ्रीडम के लेखक कौन हैं, तो इसका आंसर हो जाए एरिक फ्रॉम, यानी बी हो जाएगा। एस्केप फ्रॉम फ्रीडम पुस्तक लेखक जो है एरिक फ्रॉम है, जिनकी पुस्तक मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ मैन 1961 भी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, स्वतंत्रताओं में से किसका उल्लेख रूजवेल्ट ने नहीं किया था, तो रूजवेल्ट ने शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता की बात नहीं की थी। वॉक स्वतंत्रता, भय स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, ये तीनों स्वतंत्रता की बात अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने बोलने की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय से मुक्ति की स्वतंत्रता की बात कही थी। परंतु यह शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता को अस्वीकार नहीं करते हैं। संयुक्त राष्ट्र शब्द का पहली बार प्रयोग रूजवेल्ट ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, लोकनीति की सार्थकता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है पूछ रहा है, तो 88 का क्वेश्चन जो हो जाए सी हो जाएगा। ए और पहला, दूसरा और फोर्थ राइट हो जाएगा। इसमें लोकनीति सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है। लोकनीति राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखने में सहायक है। और लोकनीति का उद्देश्य समाज को उसकी बेहतरी के लिए सुगठित करना है। ये तीनों राइट हो जाएंगे। इसमें जो है इसका ए बी डी राइट हो जाएगा, यानी सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय जल नीति 2012 की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है, तो जल नीति से संबंधित क्वेश्चन है, इसका आंसर बी है, यानी ए बी सी डी ये चारों राइट हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्यसभा के गठन के संबंध में निम्नलिखित से कौन से कथन सही है पूछ रहा है, तो राज्यसभा के संबंध में ए बी डी यानी पहला, दूसरा और फोर्थ सही हो जाएंगे। राज्यसभा में 238 से अधिक सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सही है। राज्यसभा में पौंडुचेरी के प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं, ये भी राइट हो जाएगा। और डी जो है संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के राज्यों को सीटों के आवंटन से संबंधित है, ये भी सही हो जाएगा। संविधान की तीसरी अनुसूची राज्यसभा में, ये तीसरी अनुसूची ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन गद्यांश से संबंधित है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में आज हम बात करेंगे 2019 का
51 क्वेश्चन है, इससे पहले 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके थे, 51 से स्टार्ट करेंगे। तो 51 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, भारत में कौन सबसे बड़ा G20 निवेशक देश है? तो इसका आंसर हो जाए यूके यानी इंग्लैंड। आप इसे देख सकते हैं, G20 के निवेशकों में यूके भारत में सबसे बड़ा निवेशक है। वर्ष 2000 से 2016 के मध्य उसने 24.07 बिलियन डॉलर का भारत में निवेश किया है, जो कि संपूर्ण FDI का 8% है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, लेख और अर्थ से संबंधित है। इसको देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है अपने शरीर को प्रस्तुत करना। परमादेश की बात करें, आदेश देना, जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट को आदेश दिया जाता है कि ये आप काम करें या ये कार्य करें, आदेश देना। उत्प्रेषण सर्ट्योरी यानी सूचित करना, इसका संबंध सूचित करने से हो जाएगा। और अंतिम है अधिकार प्रचा को वारंटो, ये किस अधिकार से संबंधित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते ने राज्यों को पहली बार ग्रीन हाउस उत्सर्जन की कटौती पर वैधानिक रूप से बाध्य लक्ष्य दिए थे? तो इसका आंसर हो गया बी, क्योटो प्रोटोकॉल 1997। आप देख सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल मोस्ट इंपोर्टेंट, फर्स्ट पेपर के लिए भी इंपोर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल ने राज्यों को पहली बार ग्रीन हाउस उत्सर्जन की कटौती पर वैधानिक रूप से बाध्य लक्ष्य दिए हैं। हालांकि भारत एवं चीन ने इसका विरोध करते हुए इसे विकासशील देशों के खिलाफ बताया। इस प्रोटोकॉल को 11 सितंबर 1997 को अपनाया गया और 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। इसकी पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 में प्रारंभ हुई और 2012 में समाप्त हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जस इन वैलो पद का क्या अभिप्राय है? तो जस इन वैलो का जो संबंध है युद्ध का उचित संचालन से है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। जस इन वैलो एक लैटिन शब्द है जिसका अभिप्राय है कि युद्ध का उचित संचालन। यह युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक पहलू है जो उन मानकों को परिभाषित करता है जिसके द्वारा एक देश युद्ध का संचालन कर सकता है, किंतु युद्ध के दौरान कार्रवाई उचित और निष्पक्ष होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूचना के अधिकार द्वारा राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में निम्न में से किन विशेषताओं का प्रारंभ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ABC, सावधानी, देखरेख और सतर्कता की बात की गई है। लाल फीताशाही की बात इसके अंतर्गत नहीं की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करें, आप देख सकते हैं सूचना का अधिकार 2005, इसको आप रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, श्रमिकों, कृषकों तथा एवं समाज के सीमांत वर्गों का प्राधान्य नव लोकतंत्र के रूप में निम्न में से किससे संबंधित है? तो 56 की बात करेंगे तो 56 का आंसर हो जाएगा ए, श्रमिकों, कृषकों तथा समाज के सीमांत वर्गों का प्राधान्य नव लोकतंत्र के रूप में उपाश्रित स्कूल यानी सबअल्टर्न स्कूल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, लोक प्रशासन के क्रम, विकास और अवधि से संबंधित है। इसे देख लेते हैं। तो अस्मिता का संकट जो आया था 1948 से 1970 के बीच के काल को कहते हैं। चुनौती का युग 1938 से 1947 के बीच का। प्रशासन के सिद्धांत जो है 1927 से 1937 के बीच। और अंतिम है राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन जो संबंधित है 1887 से 1926 के शासन को कहते हैं। अगले क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा योजना अवकाश प्लान हॉलीडेज से असंगत है? तो असंगत इसमें डी हो जाएगा। योजना अवकाश पहले 3 पंचवर्षीय योजनाओं की विफलता के कारण आरंभ हुए थे, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा, बाकी तीनों राइट हो जाएंगे। ये लघु अवधि आकस्मिक योजनाएं थी। इन योजनाओं की अवधि 1966 से 1969 थी। यह मुद्रास्फीति, सूखा इन योजनाओं के मुख्य कारण थे। आप इसे रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन हिंसात्मक गैर राज्य अभिकर्ता नहीं है? तो 59 की बात करेंगे तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी ISIS, बोको हराम, हिजबुल्लाह, अलकायदा आदि हिंसात्मक गैर राज्य अभिकर्ता हैं। इन्हें यूएन आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, जबकि 1964 में गठित पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक राजनीतिक संगठन है जिसका उद्देश्य पैलेस्टाइन को आज़ाद कराना है। यह हिंसात्मक गैर राज्य अभिकर्ता नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा सिद्धांत परंपरागत सिद्धांत कहलाता है? तो संगठन सिद्धांत, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रशासन के परंपरागत सिद्धांत का विकास 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ था। इसके मुख्य प्रवर्तक जो है फेयोल, गुलिक, उर्बिक और मुनेरेले और फॉलेट आदि हैं। इस संगठन सिद्धांत को यांत्रिक सिद्धांत, औपचारिक संगठन सिद्धांत आदि नामों से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्रेक्जिट के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक्जिट के पक्ष में मुख्यतः युवा मतदाता ने अपना वोट दिया था, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किसने भविष्यवाणी की थी कि 20वीं सदी में औद्योगिकरण की मांग के अनुकूल नई सामाजिक व्यवस्थाओं को देखते हुए ब्यूरोक्रेसी के उपयोग से बाहर हो जाने की संभावना है? तो इसका आंसर हो जाएगा वॉरेन वेनिस के द्वारा कहा गया था। वॉरेन वेनिस ने अपनी पुस्तक द टेम्परेरी सोसाइटी 1968 में ब्यूरोक्रेसी के संगठनात्मक स्वरूप की आलोचना करते हुए औद्योगिकृत समाज की आवश्यकताओं को पूरा न करने वाला माना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकपाल और लोकायुक्त से संबंधित है। अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, यदि वो हो तो लोकपाल के लिए क्या योग्यताएं हैं ये पूछ रहा है। तो इसके लिए देखिए, वो भारत का मुख्य न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो, ये राइट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो, ये दोनों राइट हो जाएंगे। प्रतिष्ठित व्यक्ति हो अथवा रह चुका हो, 10 वर्ष के अनुभव वाला प्रशासक हो अथवा रह चुका हो, इसमें डी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों राइट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इसको, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने नागरिकों की शिकायतों को निपटाने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त नामक 2 अधिकरणों की स्थापना की थी। और सेंट्रल की बात करें लोकपाल और स्टेट की बात करें लोकायुक्त। इससे संबंधित संविधान वर्ष संशोधन वर्ष 2013 में हुआ था। लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, यदि वह, ये तीनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत द्वारा 27 मार्च 2019 को किया गया एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया जाना है। तो किशन मिशन शक्ति के द्वारा, यानी भारत सरकार 27 मार्च 2019 को किया गया सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण मिशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किस देश से भारत ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी CEPA हस्ताक्षरित किया है। तो ये जापान के द्वारा किया गया। भारत ने जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय यूनियन आदि से व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता किया है। जापान के साथ यह समझौता 2011 में अस्तित्व में आया था। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस केस में यह निर्णय दिया गया कि उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है। तो वेरुवारीवाद केस, इसको देख सकते हैं, वेरुवारी केसवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है। जबकि केशवानंद भारती केस 1973 में उद्देश्य को संविधान का मूल भाग या बेसिक स्ट्रक्चर माना गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लेखक और पुस्तकों से संबंधित है, इसे देख लेते हैं। ग्रेनुले ऑस्टिन की द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, मॉरिस जोन्स के द्वारा द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई थी। MB पाइली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट इन इंडिया लिखी गई थी। और आइवर जेनिंग्स के द्वारा सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सी नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा वारंट उनके हस्ताक्षर एवं मुहर सहित की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी A और B भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल, ये दोनों के द्वारा की जाती हैं। आप इसे देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं राज्य के राज्यपालों की नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा वारंट या फिर उनके हस्ताक्षर एवं मुहर सहित की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का अर्थ क्या है। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात SP हंटिंगटन के द्वारा की गई थी। तो इसे देख लेते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का अर्थ संघर्ष प्रमुख रूप से वैचारिक और आर्थिक न होकर सांस्कृतिक चरित्र का होगा। इस अवधारणा का विकास सैमुअल P हंटिंगटन ने किया था। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन 1996 उनकी प्रसिद्ध कृति है। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि शीत युद्ध के पश्चात सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष के मूल कारण बन गए हैं, अतः बहुत समय युद्ध राज्यों के मध्य न होकर संस्कृतियों के मध्य होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न सेवाओं में से किसका उल्लेख संविधान में नहीं है। तो बात करेंगे, इसका आंसर जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय न्यायिक सेवा। तो इसका आंसर देख लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया, किंतु इन सेवाओं के सृजन का अधिकार संसद को दिया गया है। संसद ने अभी तक IAS, IPS और IFS को अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में अधिनियमित किया है। संविधान में उक्त किसी भी सेवा का उल्लेख नहीं किया गया है। तो यानी इसका आंसर जो है डी, इसमें नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नीति आयोग से है। नीति आयोग क्या है, इसका आंसर एक स्टाफ अभिकरण के रूप में है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। नीति आयोग एक स्टाफ अभिकरण है, यह थिंक टैंक की तरह काम करता है। वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। उल्लेखनीय है कि स्टाफ परामर्शदात्री निकाय है जो योजना और नीति निर्माण में सहायक की भूमिका निभाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से विकास कार्यक्रमों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें इंदिरा आवास योजना 1985 में लागू हुई थी, तो ये आ जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में लागू हुई थी। सेकेंड, अटल पेंशन योजना 2014 में लागू की गई थी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2014 में ही लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन वैज्ञानिक प्रबंध की मुख्य विशेषताएं हैं। वैज्ञानिक प्रबंध से संबंधित इसका जो आंसर हो जाएगा BCD, तीनों राइट हो जाएंगे। कार्यात्मक फोरमैनशिप की बात FW टेलर के द्वारा की गई थी। वैज्ञानिक प्रबंध की मुख्य विशेषताओं में योजना एवं कार्यान्वयन में अलगाव की बात की गई थी और विभेदात्मक खंडस कार्य योजना की बात की गई थी। आप इसे रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत का किन नदियों पर अनन्य अधिकार है। तो इसके बात करें तो रावी, ब्यास, सतलज, यानी तीनों पर अनन्य अधिकार है। और सिंधु जल समझौता 1960 के तहत हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संगठन के में संघर्ष समाधान के लिए पार्कर फोलेट ने निम्न में से कौन से मार्ग सुझाए थे। तो इनके द्वारा जो मार्ग सुझाए गए थे, आधिपत्य की बात की गई थी, समझौते की बात की गई थी और एकीकरण की बात की गई थी MP फोलेट के द्वारा, यानी समर्पण की बात इसमें नहीं की गई थी। A, B और D राइट हो जाएंगे।
आप इसे देख सकते हैं। मैरी पॉर्कर फॉलेट के द्वारा परंपरागत उपागम तथा व्यवहारादि मानव उपागम के मध्य सेतु का निर्माण किया गया। उनका मानना है कि संगठन में व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण विवाद होते रहते हैं। विवाद हमेशा बेकार या हानिकारक नहीं होते हैं, अतः इनके समाधान के लिए फॉलेट ने आधिपत्य समझौते और मार्ग का सुझाया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रसन्नता सूचकांक निम्न में से किस देश का सृजन है? तो प्रसन्नता सूचकांक जो है भूटान के द्वारा सृजित किया गया था, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। आप इसे रीड कर सकते हैं। भूटान दक्षिण एशिया का एक पहाड़ी देश है। यहाँ भौतिक संसाधन तो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, किंतु उनके दोहन की क्षमता अभी विकसित नहीं हुई है। इसकी जनसंख्या भी अपेक्षित कम है। यह जीडीपी के मामले में दुनिया के कई देशों से बहुत पीछे है, किंतु भूटान सरकार द्वारा लोगों की प्रसन्नता और भलाई के लिए एकल राष्ट्रीय प्रसन्नता इंडेक्स का सृजन किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किसने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य अंतर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पॉल एपलबी के द्वारा किया गया था, हर्बर्ट साइमन और सर जोसिया स्टैम्प के द्वारा किया गया था। एल डी वाइट के द्वारा इसमें नहीं किया गया था, यानी 77 का ए सी डी राइट हो जाएंगे। आप इसे देख सकते हैं। पॉल एच एपलबी, हर्बर्ट साइमन, सर जोसिया स्टैम्प ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य अंतर किया था। एल डी वाइट इन दोनों में कोई अंतर नहीं करते हैं। उनकी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन की पहली रचना मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन स्वैच्छिक संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों के मध्य अंतर का आधार नहीं है? तो पंथ निरपेक्ष एक लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की बात नहीं करता है, यानी डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एकमात्र जनजातीय नेता जिन्हें भारतीय संसद के संग्रहालय में चित्रण द्वारा सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी बिरसा मुंडा को। 1875 में छोटा नागपुर में जन्मे बिरसा मुंडा को 1895 में आदिवासी लोगों को भड़काने के आरोप में ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। 2 वर्ष की सजा दी गई थी, अथवा 1900 ईस्वी में उनकी मृत्यु हैजे के कारण हो गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संस्थावाद और नव संस्थावाद के मध्य मौलिक अंतर को मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित किया जा सकता है? तो इसको प्रयोगात्मक के रूप में आधारित किया जा सकता है, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, शब्दबंध ए बी सी डी निम्न में से मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो इसका राज्यों के निर्माण से संबंधित है। पहला आंसर हो जाएगा शब्दबंध ए बी सी डी मुख्यतः राज्यों के निर्माण से संबंधित है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 से पूर्व राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था। जैसे भाग ए में असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, ओडिशा, पंजाब को, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को। बी में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत और मैसूर और पेप्सू पंजाब को। और सी में बात करेंगे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर और कचू बिहार एवं कुर्ग। और डी में बात करेंगे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न करों में से किसको संघ द्वारा लगाया जाता है एवं राज्य द्वारा संग्रहित एवं खर्च किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी स्टाम्प कर और मेडिकल एवं प्रसाधन पदार्थों पर उत्पाद कर। ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन से आयोग सांविधिक निकाय हैं? तो सांविधिक निकाय की बात करेंगे तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बी और सी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दोनों सांविधिक निकाय हैं। आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सांविधिक निकाय हैं, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आदि संवैधानिक निकाय हैं, जिनका उल्लेख क्रमशः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 ए, 338, 338 बी में किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत की पश्चिम दृश्य लुक वेस्ट नीति भारत के संबंधों की किसके साथ व्यापकता एवं विस्तार का पक्ष पोषण करती है? तो ये पश्चिमी एशियाई देशों के साथ करती है। आप इसका आंसर देख सकते हैं, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है। पर्यवेक्षक के पर्यवेक्षण के लिए व्यक्तियों की कोई आदर्श संख्या नहीं है। कार्य, समय, स्थान और सत्ता प्रत्यायोजन के जैसे कारकों की परिवर्तनीयता के कारण नियंत्रण का क्षेत्र परिवर्तित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होगी तो कितना? लोकसभा के 15% से अधिक, यानी इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं, मूल संविधान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों या मंत्रियों की संख्या निर्धारित नहीं है। प्रधानमंत्री अपने विवेकाधिकार के आधार पर मंत्रिपरिषद के आकार को सुनिश्चित करता है, परंतु 91 संविधान संशोधन 2004 के द्वारा तय किया गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन गलत युग्म है? तो गलत युग्म की बात करें तो फ्रूट बाउल यूके से संबंधित नहीं है, बाकी जो है मेल्टिंग पॉट जो है यूएसए से संबंधित है, बॉइलिंग पॉट इजराइल से संबंधित है, और सलाद बाउल जो भारत से संबंधित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से कौन नव लोक प्रशासन के कथ्यों को 5 मदों के अंतर्गत संक्षेपित करते हैं? प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक क्षमता, परिवर्तन और ग्राहक केंद्रित। तो ये फ्रैंक मैरिनी के द्वारा किया गया था। आप इसे देख सकते हैं। नवी लोक प्रशासन शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग
1971 में फ्रैंक मैरिनी द्वारा संपादित पुस्तक टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव में हुआ था। मैरिनी 9 लोक प्रशासन के कथ्यों को 5 मूलभूत पदों में संक्षेपित करते हैं। पहला प्रासंगिकता है, दूसरा मूल्य, तीसरा सामाजिक क्षमता और चौथा परिवर्तन, और 5 की बात है ग्राहक केंद्रित। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आंतरिक संचार हो सकता है। तो आंतरिक संचार जो है ऊर्ध्वगामी, अधोगामी एवं आर पार, ये तीनों प्रकार का हो सकता है। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मदन मोहन पुंछी आयोग किसके अध्ययन के लिए नियुक्त हुआ था। तो मदन मोहन पुंछी आयोग का संबंध जो है इसमें जो है केंद्र राज्य संबंधों से होना चाहिए। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के संबंधों की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में पुंछी आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने पूरी रिपोर्ट वर्ष 2010 में केंद्र सरकार को सौंपी थी। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। लेखक और पद दिए गए हैं, आप देख लेते हैं इसे। डेविड स्टन के द्वारा ब्लैक बॉक्स की बात की गई थी। लुसियन पाई विकास सिंड्रोम की बात करते हैं। सैमुअल पी हंटिंगटन जो है लोकतंत्रीकरण की लहर की बात की गई थी। और सिमो मार्टिन लिपसेट के द्वारा पॉलिटिकल मैन की बात की गई थी। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में निम्न राजनीतिक दलों के प्रवेश को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। इसे देख लेते हैं। सबसे पहले अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 1998 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 में, तेलंगाना राष्ट्र समिति की बात 2001 में की गई थी, और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 2006 में बनाई गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्रांति की तुलना बुखार या जोश से किसने की थी। तो इसका 93 का आंसर जो है क्रेन ब्रिंटन, फ्रांस के एक अमेरिकी इतिहासकार होने के साथ साथ विचारों का भी इतिहासकार था। उसने अपनी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति द ऑटोनॉमी ऑफ रिवॉल्यूशन 1938 में क्रांतिकारी आंदोलन की गतिशीलता को बुखार की प्रगति से तुलना की है। यानी इसका आंसर सी हो जाएगा, क्रेनस ब्रिंटन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने कहा कि जब कूटनीति समाप्त होती है युद्ध आरंभ होता है। ये एडोल्फ हिटलर के द्वारा कहा गया था। जर्मनी के तानाशाह, कुख्यात जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का प्रसिद्ध कथन है कि जब कूटनीति समाप्त होती है तब युद्ध आरंभ होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आसियान से भारत किस राजमार्ग को वियतनाम तक विस्तार करने की बातचीत कर रहा है। तो इसका आंसर होगा भारत, म्यांमार, थाईलैंड, यानी पहला हो जाएगा इसका आंसर, जिसकी लेंथ जो है 1360 किलोमीटर है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एनपीटी एवं सीटीबीटी के संबंध में निम्न वाक्यों में से कौन से वाक्य सत्य है पूछा है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत ने न ही एनपीटी और न ही सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किए हैं और न ही अनुमोदित किया है। आप इसे देख सकते हैं, एनपीटी जो है 1968 में बनाया गया था और सीटीबीटी 1996 में बनाया गया था, और भारत इन दोनों में सिग्नेचर नहीं किए हैं भारत ने। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से विकास को भ्रष्टाचार के नकारात्मक प्रभाव से कौन से हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 97 की बात करेंगे, डी, विकास पर भ्रष्टाचार के नकारात्मक प्रभाव के संदर्भ में प्रश्न का चारों विकल्प जो है राइट हो जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं, यानी निम्न स्तरीय सामाजिक सेवाएं, निम्न आर्थिक वृद्धि, उच्च कर बोध एवं सीमित सेवाएं, कृषकों को उनके उत्पादन की बिक्री के कम अवसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग द्वारा परिभाषित निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का वर्णित वर्ग नहीं है। तो क्षेत्रीय दल का इसमें वर्णित वर्ग नहीं है, बाकी राष्ट्रीय दल, राज्य दल, पंजीकृत दल, ये तीनों राइट हो जाएंगे। किसने कहा निर्धन है इसलिए नहीं कि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे कुछ कर नहीं सकते। ये कथन जो है अमर्त्य सेन के द्वारा कहा गया था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कहा कि निर्धन है इसलिए नहीं कि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे कुछ कर नहीं सकते। सेन ने व्यक्तियों के विकास के लिए उनकी क्षमताओं का विकास करना आवश्यक माना था। आज का अंतिम क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है। राष्ट्र और राष्ट्रवाद को विभिन्न प्रकार से परिभाषित और संकल्पित तो किया जा सकता है, किंतु इन्हें समान सिद्धांतीकरण द्वारा सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर विमर्श तो हो सकता है, किंतु समान सशस्त्र सिद्धांत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। आप इसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। राष्ट्र और राष्ट्रवाद को विभिन्न मतावधियों द्वारा अलग अलग रूपों में परिभाषित और व्याख्यायित किया गया है। बदलते परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिकता, समाज की बहुलवादी संरचना, आत्मनिर्णय, राजनीति, पहचान जैसे कारक इनके समान सिद्धांतीकरण में बाधा है, परंतु इनके विषय में चर्चा अवश्य होती है। तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद के संदर्भ में उपयुक्त विकथन और तर्क दोनों सही हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।